बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 69। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पांस जो शॉक के अंदर होता है वो आपका सीनस इस्केमिक रिस्पांस होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पांस होता है शॉक के अंदर वो आपका सीनस इस्केमिक रिस्पांस होता है। जो मोस्ट इमीडिएट रिस्पांस होता है शॉक के अंदर आपका बैरोरिसेप्टर्स का होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पोटेंट रिस्पांस होता है वो सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स होता है शॉक के अंदर एज अ होल वो आपका सिंपैथो एड्रीनल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा कि जो मोस्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स है शॉक के अंदर वो बैरोरिसेप्टर होता है। जो मोस्ट पोटेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियली होता है वो सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स एज अ होल शॉक के अंदर होता है वो आपका सिंपैथो एड्रीनल रिस्पॉन्स होता है। जो मैक्सिमम फीडबैक होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास सिस्टम जो होता है वो मैक्सिमम फीडबैक देता है आपके मीन आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आपके आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो मैक्सिमम फीडबैक रिस्पॉन्स होता है वो आपका रास सिस्टम से आता है। अब कौन सी चीज़ होती है जो कि आपके बॉडी को मेंटेन करती है इन शॉक? ठीक है, जो आपका एड्रीनो सिंपैथेटिक रास सिस्टम होता है वो आपकी मेंटेन करता है बॉडी को शॉक के अंदर। ठीक है, और एक और भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जो ट्रिगर होता है जब आपका एक्यूट ब्लड लॉस होगा तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। एक्यूट ब्लड लॉस वाले पेशेंट के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो कि ट्रिगर होगा वो आपका बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होगा। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो सीवियर हेमरेज के अंदर होता है वो आपका बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। क्विक मैकेनिज्म जो कि सीवियर हेमरेज के अंदर ट्रिगर होता है वो आपका बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। जो पोटेंट है ट्रिगर जब आपका ब्लड प्रेशर 60 से कम हो जाता है तो आपका सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स आपका एक्टिवेट हो जाता है। जो क्रॉनिक या प्रोलॉन्ग मैकेनिज्म होता है वो आपका रास सिस्टम होता है। क्रॉनिक या प्रोलॉन्ग मैकेनिज्म जो ट्रिगर होता है वो आपका रास सिस्टम होता है। जो इमीडिएट होगा वो आपका बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होगा। एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होगा। सीवियर हेमरेज के अंदर जो इमीडिएट या मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा वो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होगा। सीवियर हेमरेज के अंदर क्विक मैकेनिज्म भी आपका बैरोरिसेप्टर होता है। सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स आपका ट्रिगर होता है, पोटेंट मैकेनिज्म होता है जब आपका ब्लड प्रेशर 60 से कम हो जाता है। और जो रास सिस्टम होता है वो आपकी क्रॉनिक या फिर प्रोलॉन्ग मैकेनिज्म में जो ट्रिगर होता है दैट इज रास सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में। अब जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं ना वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर होते हैं। सबसे पहले आता है फिर कैरोटिड साइनस के अंदर आपका बैरोरिसेप्टर होता है और एओर्टिक आर्च के अंदर आपका बैरोरिसेप्टर होगा। कैरोटिड साइनस के अंदर आपके बैरोरिसेप्टर्स होते हैं और एओर्टिक आर्च के अंदर बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा। फास्ट न्यूरल मैकेनिज्म होता है जो कि आपके मिनट टू मिनट रेगुलेशन कराते हैं आपके आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की। ठीक है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के अंदर आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा। फास्ट न्यूरल मैकेनिज्म होता है जो कि मिनट टू मिनट रेगुलेशन करता है आपके आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की। आपके आर्टरीज के अंदर जो बीपी है उसकी रेगुलेशन करता है, मिनट टू मिनट रेगुलेशन करता है जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। अब जो एओर्टिक आर्च होती है वो क्या करती है? रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज बट नॉट टू डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, और जो कैरोटिड साइनस होता है रिस्पॉन्ड टू बोथ इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। जो एओर्टिक आर्च के अंदर आपके बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तब रिस्पॉन्स करते हैं जब आपका आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, एओर्टिक आर्च के अंदर जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपके बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्ड देंगे। लेकिन कैरोटिड साइनस के अंदर जब आपका आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है या कम होता है तो वो रिस्पॉन्स देते हैं। अब जो एओर्टिक आर्च के अंदर बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो आपके एओर्टिक नर्व से इनर्वेट होते हैं जो कि कंबाइन करती है वेगस नर्व के साथ। ठीक है, जो एओर्टिक आर्च के अंदर बैरोरिसेप्टर्स हैं वो एओर्टिक नर्व से इनर्वेट होते हैं जो कि बाद में कंबाइन कर जाती है वेगस नर्व के साथ जिसे हम क्रेनियल नर्व 10 भी कहते हैं। जो कैरोटिड साइनस के अंदर आपके बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो आपके आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो या कम हो दोनों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की जहाँ पे बाइफर्केशन होती है वहाँ पे कैरोटिड साइनस होगा और वहाँ पे आपके लोकेटेड होते हैं बैरोरिसेप्टर्स। अब जो कैरोटिड साइनस के बैरोरिसेप्टर्स होते हैं इनको साइनस नर्व ऑफ हेयरिंग जो कि ग्लॉसोफरेंजियल नर्व या 9th क्रेनियल नर्व की ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है। अब कैरोटिड साइनस को आपकी ग्लॉसोफरेंजियल नर्व या 9th क्रेनियल नर्व की साइनस नर्व ऑफ हेयरिंग जो होती है वो सप्लाई करती है। जो एओर्टिक आर्च थी उसको एओर्टिक नर्व सप्लाई कर रही थी जो कि क्रेनियल नर्व 10 या फिर वेगस नर्व की साथ बाद में कंबाइन कर जाती है। अब स्टेप्स क्या होते हैं बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के अंदर? सबसे पहले क्या होगा जब आपका आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज करता है तो आपकी जो कैरोटिड साइनस होती है उसकी वॉल के अंदर स्ट्रेच होगा। ठीक है, स्ट्रेच डिक्रीज करेगा। जो कैरोटिड साइनस की वॉल्स हैं वो कम स्ट्रेच होंगी जब आपका आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जब स्ट्रेच कम होगा तो आपका जो कैरोटिड साइनस का जो फायरिंग रेट होता है वो भी डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि हेयरिंग नर्व आपकी ग्लॉसोफरेंजियल नर्व की ही ब्रांच है जो कि इन्फॉर्मेशन लेके जाती है आपके वेसोमोटर सेंटर इन द ब्रेन स्टेम के अंदर। ठीक है,
अब जो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है ना, सेट पॉइंट उसका कितना होता है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। लेस देन जब 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा तो बायोरिसेप्टर मैसेज लेके जाएंगे आपको वेजोमोटर सेंटर के अंदर कि वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दे टुवर्ड्स नॉर्मल फॉलोइंग मैकेनिज्म के थ्रू। एक तो वो क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को कम कर देगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ज़्यादा कर देगा ताकि उसने ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करना है। हार्ट रेट को ज़्यादा करेगा सिंपैथेटिक आउटफ्लो, अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ज़्यादा करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को ज़्यादा करेगा, अल्टीमेटली आपका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। वेन्स की कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। जब वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो आपका वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। जब आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, आपका आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है। अब स्टेप्स क्या हुए, सबसे पहले जब आपका आर्टरीज के अंदर प्रेशर कम हुआ, आपका जो कैरोटिड साइनस था उसका स्ट्रेच नहीं होगी इतनी ज़्यादा वॉल, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम हुआ, स्ट्रेच कम हुआ कैरोटिड साइनस के अंदर, तो जो कैरोटिड साइनस नर्व या नर्व ऑफ हेयरिंग होती है उससे कैरोटिड साइनस का जो फायरिंग रेट था वो भी डिक्रीज हो गया। जब वो डिक्रीज हुआ तो आपके वेजोमोटर सेंटर इन द ब्रेन स्टेम के पास इंफॉर्मेशन गई। जब आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर 100 से कम हो जाता है तो बैरोरिसेप्टर जो आपके कैरोटिड साइनस के अंदर होते हैं वो मैसेज देते हैं आपके वेजोमोटर सेंटर के वो, जो कि आपके ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, कि वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करे, ठीक है, कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मीन आर्टीरियल प्रेशर आपका 100 मिलीमीटर मर्करी से कम हो रहा है। तो अब फिर क्या करता है, जो वेजोमोटर सेंटर होता है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देता है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ज़्यादा कर देता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में ज़्यादा करके वो हार्ट रेट को ज़्यादा कर देगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ज़्यादा करेगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा आपकी वेन्स की भी, आर्टरीज की। जब वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, आपका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। आर्टरी जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज कर जाती है और आपका आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है। जो बैरोरिसेप्टर होते हैं वो आपके आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब जो एओर्टिक आर्च के बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो इंक्रीज को तो रिस्पॉन्ड करते हैं, आर्टीरियल प्रेशर जब बढ़ता है उसको रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन जो कैरोटिड साइनस के बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो चाहे आपका आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, दोनों को रिस्पॉन्स करते हैं। जो फंक्शन होता है ना बैरोरिसेप्टर्स का ब्लड प्रेशर के अंदर, कि वो फंक्शन क्या होता है बैरोरिसेप्टर्स का इन ब्लड प्रेशर, कि वो आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। बैरोरिसेप्टर आपके बीपी के अंदर या ब्लड प्रेशर के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपके आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स आपकी इंक्रीज कर देता है मीन आर्टीरियल प्रेशर को। जो मेन फंक्शन है बैरोरिसेप्टर्स का कि वो आपको मीन आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ा देता है अगर तो कम हो रहा है। जो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर की जो रेगुलेशन होती है वो आपकी बैरोरिसेप्टर से होती है। थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म या इनिशियल जो होता है वो आपका ब्लड प्रेशर बैरोरिसेप्टर से मेंटेन होता है। अब एक वुमन है वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रही थी पिछले 1 साल से ऑन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग, ठीक है। बैठ के जब वो खड़ी होती है तो उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है 120/80 से 90/60 पे। उसका हार्ट रेट 70 से 120 पे चला जाता है। जो मैकेनिज्म है इंक्रीज हार्ट रेट का वो क्या होता है कि डिक्रीज फायरिंग हो रही है उसके बैरोरिसेप्टर से, ठीक है। अगर एक ऐसी पेशेंट है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रही है 1 साल से और जब वो सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाती है तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, वो क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसकी बैरोरिसेप्टर के ऊपर फायरिंग जो है वो डिक्रीज हो गई है। अब इसका डिफरेंस किस तरह से, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, वो पेल है, उसकी कोल्ड क्लैमिंग स्किन हुई हुई है, उसकी पल्स रैपिड है, मतलब हार्ट रेट ज़्यादा हुआ हुआ है और थ्रेडी पल्स है, मीन आर्टीरियल प्रेशर उसका कम हुआ हुआ है, और कौन सा पैरामीटर है जो कि डिक्रीज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो बैरोरिसेप्टर की जो फायरिंग है वो डिक्रीज हो जाती है ताकि वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर सके, ठीक है। बैरोरिसेप्टर की फायरिंग डिक्रीज हो जाती है ताकि ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करे, ठीक है। हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए आपके बैरोरिसेप्टर की जो फायरिंग होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, या फिर आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए आपकी जो बैरोरिसेप्टर की फायरिंग होती है वो डिक्रीज कर जाती है। जो मैकेनिज्म होता है इंक्रीज हार्ट रेट का, उसमें आपका जो बैरोरिसेप्टर से डिक्रीज फायरिंग होती है। जब आपने हार्ट रेट को ज़्यादा करना होता है तो आपकी बैरोरिसेप्टर से जो फायरिंग है वो डिक्रीज होती है, हार्ट रेट को जब ज़्यादा करना होता है। कौन सी चीज़ है जो कि रैपिड मेथड होता है, जो कि लो करता है आपकी इंक्रीज ब्लड प्रेशर को, बैरोरिसेप्टर जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है उसको रैपिडली लो करते हैं इंक्रीज ब्लड प्रेशर को, दैट इज बैरोरिसेप्टर्स। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स आपके हार्ट रेट को ज़्यादा कर देता है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स जो होता है वो आपके हार्ट रेट को ज़्यादा कर देता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन जो हमने पहले पढ़ी कि जब सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में आई, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन इसे कहते हैं। और साथ अगर आपको रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट आपका ज़्यादा हो रहा है, तो ये किसकी वजह से होता है, जब आपकी बैरोरिसेप्टर के ऊपर डिक्रीज फायरिंग होती है। बैरोरिसेप्टर की डिक्रीज फायरिंग की वजह से आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होती है और साथ आपको रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया भी होता है। अब एक पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ हुआ है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या करेगा, आपके इंक्रीज कर देगा मीन आर्टीरियल प्रेशर को। जब आपका बीपी कम होता है तो आपका बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स आपके मीन आर्टीरियल प्रेशर को ज़्यादा कर देता है। हार्ट रेट को ज़्यादा करने के लिए आपके बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स की डिक्रीज फायरिंग होती है।
कौन सा फास्टेस्ट वे क्या होती है आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए? बैरोरिसेप्टर्स का फास्टेस्ट वे होता है जो कि आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अब एक बॉय है वो लेटा हुआ था और वो खड़ा हुआ है तो उसका बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है बैरोरिसेप्टर्स की वजह से, ठीक है। जब लेटने के बाद जब आप खड़े होते हो तो आपका जो बीपी नॉर्मल रहता है वो आपके बैरोरिसेप्टर्स की वजह से नॉर्मलाइज होता है। बैरोरिसेप्टर्स आपके एडवेंटिशिया ऑफ द लार्ज आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। बैरोरिसेप्टर्स आपके एडवेंटिशिया ऑफ द लार्ज आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। वो नर्व जो कि एफरेंट लेती है बैरोरिसेप्टर से वो ग्लॉसोफरेंजियल नर्व होती है। ग्लॉसोफरेंजियल नर्व एफरेंट्स लेती है आपके बैरोरिसेप्टर से। ग्लॉसोफरेंजियल नर्व एफरेंट्स लेती है बैरोरिसेप्टर से। हमने पढ़ा था कि जो कैरोटिड साइनस के अंदर आपकी साइनस नर्व ऑफ हेयरिंग होती है जो कि ब्रांच होती है ग्लॉसोफरेंजियल नर्व की। तो जो ग्लॉसोफरेंजियल नर्व होती है वो एफरेंट्स लेती है बैरोरिसेप्टर से। बैरोरिसेप्टर इफेक्ट्स की वजह से आपकी वेन्स की कंप्लायंस डिक्रीज हो जाती है। बैरोरिसेप्टर इफेक्ट के अंदर आपकी वेन्स की कंप्लायंस डिक्रीज हो जाती है। एक पेशेंट है उसका सडन हेमरेज हुआ है और 2 लीटर्स ऑफ ब्लड लॉस हो गया, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। एक्यूट हेमरेज वाले पेशेंट्स के अंदर जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। जो फास्टेस्ट कंट्रोल होता है ना ब्लड प्रेशर का वो हम बैरोरिसेप्टर से ही अचीव करते हैं। अब एक पेशेंट है उसको हैमरेज हुआ है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर, उसका बीपी रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा है। जो रिसेप्टर्स है उसके एओटिक और कैरोटिड इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा? डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिसेप्टर्स इन एओटिक एंड कैरोटिड, ठीक है, डिटेक्ट करेंगे डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो आपके एओटिक साइनस के अंदर और जो कैरोटिड साइनस होता है एओटिक आर्च में और जो कैरोटिड साइनस के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डिटेक्ट करेंगे। अब RAS सिस्टम क्या होता है? कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जो कि लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपकी लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। मैक्सिमम फीडबैक जो हमें मिलता है कंट्रोल करने में ब्लड प्रेशर को वो आपका RAS सिस्टम से आता है, ठीक है। मैक्सिमम फीडबैक गेन जो होता है इन कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपका RAS सिस्टम से होता है। अब हम पढ़ते हैं सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स में। अब एक सेमी कॉन्शियस पेशेंट है, उसकी थ्रेडी पल्स है, रैपिड है और थ्रेडी पल्स है, काम और कोल्ड स्किन हो गई है, मीन आर्टरियल प्रेशर भी उसका डिक्रीज हो गया है। अब शॉक वाली कंडीशन है तो मैक्सिमम बेनिफिट जो पेशेंट का आएगा वो ब्रेन इस्कीमिक रिस्पॉन्स से आता है, ठीक है। जो शॉक की कंडीशन होती है इसमें जो उसको मैक्सिमम रिस्पॉन्स आएगा वो ब्रेन इस्कीमिक रिस्पॉन्स से आएगा। अब एक पेशेंट है अनकॉन्शियस है, आधे घंटे से एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में आया, उसकी पेल कोल्ड क्लैमी स्किन हो गई है, रैपिड पल्स है, थ्रेडी पल्स है, मीन आर्टीरियल प्रेशर भी उसका कम हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उसका 60 मिलीमीटर मर्करी है। तो जो रैपिड रिस्पॉन्स क्या होगा उसका सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स होगा। अब एक पर्सन आया है इमरजेंसी के अंदर 1 घंटे के बाद स्वेयर हेमरेज के, ब्लड प्रेशर उसका 60/40 है, रैपिड कोल्ड क्लैमी स्किन है, मैकेनिज्म एक्टिव कौन सा होगा इस स्टेज के ऊपर? उसका सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिव होगा। ड्यूरिंग शॉक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होते हैं ना वो आपका सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स होता है। अब एक पेशेंट है उसको शॉक की तरह की स्टेट हो गई है तो क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी? उसका सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा शॉक की तरह की कंडीशन में। अब एक पेशेंट है उसको एक्सीडेंट हुआ, ब्लड प्रेशर उसका 60 से भी कम हो गया है तो सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स उसका जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक पेशेंट है इमरजेंसी के अंदर आया, उसको मैसिव हेमरेज हो रहा था और ट्रॉमा की वजह से और उसको अब उसका हाइपोटेंशन डेवलप हो गई तो बैरोरिसेप्टर कंपनसेशन की वजह से उसका वीनस कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बैरोरिसेप्टर जब कंपनसेट करेंगे तो उसकी वीनस कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगी। अब एक पेशेंट है उसको ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, उसका मीन आर्टरियल प्रेशर जो है ना वो 100 से 70 मिलीमीटर मर्करी पे चला गया, ठीक है। द मोस्ट लाइकली चेंज क्या होगा कि उसकी कार्डिक सिम्पैथेटिक इफरेंट एक्टिविटी जो है इंक्रीज कर गई है, ठीक है। कार्डिक मीन आर्टरियल प्रेशर अगर उसका फ्रॉम 100 to 70 मिलीमीटर मर्करी चला गया तो मोस्ट लाइकली चेंज क्या होगा कि इंक्रीज होगी उसकी कार्डिक सिम्पैथेटिक इफरेंट एक्टिविटी। बीपी रिकॉर्डिंग ऑफ 2 males, a hypertensive with reading of 180/110 and a normotensive with a 120/80 were noted respectively. If 10 mm mercury is added to the mean blood pressure of both, how will the response of hypertensive patient vary from that of normal? Increase parasympathetic activity, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो अब 2 लोगों का हमने मेल पेशेंट्स थे, एक हाइपरटेंसिव था एक नॉर्मल था, एक का ब्लड प्रेशर 180/110 था, जो नॉर्मोटेंसिव था उसका ब्लड प्रेशर 120/80 था। अगर तो आपने 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर ऐड किया, मीन बीपी ऐड किया बोथ के अंदर, तो कौन सा रिस्पॉन्स होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर जो वेरी करता है नॉर्मल पेशेंट से, ठीक है। इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। अब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं हाई प्रेशर को, ठीक है। सो वो जो है ना वो सो इट वॉन्ट फायर, ठीक है, इवन विद दैट परसिस्टेंट हाई प्रेशर, ठीक है। तो जब बैरोरिसेप्टर्स हैं वो अडॉप्ट कर गए हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट के तो उस तरह के प्रेशर के ऊपर वो फायरिंग नहीं होगी बैरोरिसेप्टर्स की। लेकिन जब आपका स्मॉल चेंज आता है जैसे कि अगर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का चेंज आएगा तो बैरोरिसेप्टर डिटेक्ट कर लेंगे उस चेंज को और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द हाइपरटेंशन इंक्रीज कर जाएगी।
बट ऑन द अदर हैंड नॉर्मोटेंसिव पेशेंट्स के अंदर जब आप 10 मिलीलीटर मर्करी ऐड करते हो तो इज स्टिल इन नॉर्मल लिमिट, ठीक है। सो द बायोरिसेप्टर विल नॉट फायर अनटिल और अनलेस देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो उनका जो ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट्स का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। आपके बायोरिसेप्टर उस प्रेशर के लिए अडॉप्ट कर गए हैं। अब जब आप 10 मिलीलीटर मर्करी उनमें ऐड करोगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ाओगे 10 मिलीलीटर मर्करी, तो जो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी उनकी बढ़ जाएगी पैरासेप्टर रिफ्लेक्स के थ्रू। लेकिन जो नॉर्मोटेंसिव लॉग होते हैं, अगर उसमें आप 10 मिलीलीटर मर्करी ऐड भी कर देते हो, स्टिल वो नॉर्मल रेंज के अंदर होती हैं, तो आपकी पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी एक्टिवेट नहीं होती। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं हाइपरटेंसिव को नॉर्मोटेंसिव से।